दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है सौरभ गोस्वामी यूपीएससी जीएस फाउंडेशन इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जीएस पेपर 2 के इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की जो लेक्चर सीरीज है इसमें एपिसोड 9 पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां आज का विषय होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम चैप्टर 1 की वीडियो सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 के सब टॉपिक ए, सब टॉपिक बी, इन दोनों सब टॉपिक को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय संविधान के उद्भव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारतीय संविधान के विकास के विभिन्न पहलुओं को हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में चैप्टर 1 का जो सब टॉपिक सी है, जिसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि इसके पहले के लेक्चर्स को अगर आपने सुना होगा तो उससे आपको एक सामान्य सा अंदाजा जरूर लग गया होगा कि भारतीय संविधान क्या है। क्योंकि जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। चूंकि अभी हम भारतीय संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रवेश भी नहीं किया, हमने अनुच्छेदों को, अनुसूचियों को या दूसरे जो भी संविधान के लीगल प्रोविजंस हैं उन पे हमने अभी बात बिल्कुल ही नहीं की है। अभी तक हमने भारतीय संविधान के उद्भव की ऐतिहासिक परिस्थितियों पे चर्चा की है कि किन परिस्थितियों में हमारा संविधान बना, हमारा संविधान जो बनाया गया, इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, हम किस तरह की समस्याओं के समाधान को तलाशने की कोशिश कर रहे थे, या फिर भारत की आज़ादी के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में बदलाव या परिवर्तन, चाहे वो समाज में बदलाव हो, राजनीति में बदलाव हो, अर्थव्यवस्था में बदलाव हो, इस सभी बदलाव को, ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसी दिशा देना चाहते थे, ये भी हमारे संविधान से ही समझ बनती है। तो हमारा संविधान किसी वैचारिक शून्यता की स्थिति में नहीं बना, ये वैचारिक समृद्धि की स्थिति में बना। इस पर अलग अलग विचारधाराओं का प्रभाव था। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो अनुभव थे उनसे भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। ब्रिटिश काल में जो अधिनियम बने और विकसित हुए, उन अधिनियमों का भी प्रभाव भारत के संविधान पर देखा जा सकता है। और एक्ट ऑफ 1935, 1935 का अधिनियम, ये तो बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ही, भारतीय संविधान की रीढ़ है। क्योंकि माना जाता है कि लगभग 2/3 संविधान का जो हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। आमतौर पे इतिहास के एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में हम सब जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान जब बना था, यानी बना था कहने का मतलब है कि 1946 में संविधान सभा बनी और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और इसको अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा संविधान जब 1949 में बन के तैयार हुआ तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी और इसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी। आगे के लेक्चर्स में मैं बताऊंगा इन शब्दों का मतलब भी। लेकिन जब आज वर्तमान समय में हम संविधान की स्थिति को देखते हैं तो अनुच्छेदों की संख्या 450 से भी ज़्यादा हो गई है, 470, 470 से भी ज़्यादा हो गई है, और इसमें अनुसूचियों की संख्या बढ़ के क्या हो गई है, 12 हो गई है। इससे एक बात हमें समझ में आती है कि भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी इसमें समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। यानी भारतीय संविधान निरंतरता के तत्वों को भी लेके चलता है और परिवर्तन के तत्वों को भी अपने आप में समावेशित करता हुआ चलता है। यानी कि जो कॉन्टिन्यूटी है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के समय से चली आ रही कॉन्टिन्यूटी हो, या फिर जो वर्तमान में कई सारे बदलाव हमें संविधान में देखने को मिलते हैं संविधान संशोधनों के माध्यम से, तो हमारा संविधान इन सभी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करता है। ये बात हम सब जानते हैं। अब बात यह है कि जैसे अनुच्छेद, अनुसूचियां, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि भारतीय संविधान का जो सबसे लेटेस्ट संविधान संशोधन है वो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है।
और मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है, ताकि मैं भारतीय संविधान की विशेषताओं को कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझा सकूं। तो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो 2023 का है, यह आरक्षण की बात करता है। लोकसभा और विधान सभाओं में महिला के आरक्षण की बात करता है। किस तरह के आरक्षण की बात करता है? तो 1/3 सीट्स के रिजर्वेशन की बात करता है। 1/3 सीटों के आरक्षण की बात करता है लोकसभा में, 1/3 सीटों के आरक्षण की बात करता है प्रांतीय विधानसभाओं में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जिनको आप कहते हो, राज्य के विधानमंडलों में, और साथ ही साथ दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहां भी 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है। इसका नाम भी है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो देखो, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 1949 में, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस समय भी संविधान निर्माताओं ने जो वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं की स्थिति जो है, इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इसमें रूपांतरण या बदलाव लाने के लिए जरूरी प्रावधान शामिल किए होंगे। और आज़ादी के इतने सालों बाद भी 2023 में हम एक एक्ट लाते हैं जो क्या करता है, महिलाओं की स्थिति को और भी अधिक सशक्त बनाने की बात करता है। तो देखो, समय और परिस्थिति के अनुसार सामाजिक रूपांतरण, देखो सामाजिक रूपांतरण, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत ही डायनेमिक है ना। और राइट्स जो होते हैं, इनकी भी बहुत ही डायनेमिक एक्सप्लेनेशन होती है, कथ्यात्मक व्याख्या होती है। आगे और गहराई से जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो देखो, हमारा संविधान जो है, सबसे नवीनतम संशोधन भी महिलाओं की स्थिति जो है, इनकी स्थिति को और सशक्त बनाना और सामाजिक रूपांतरण के लिए एक टूल को दर्शाता है। वैसे कई सारे टूल्स ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, संविधान संशोधन करके, हम कहीं ना कहीं समय बदलती हुई जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं, इनको एकोमोडेट करते हुए सामाजिक और आर्थिक न्याय, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इसको और भी प्रभावी और बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। आगे की क्लासेस में ये बात आप समझ जाएंगे। तो मैंने कहा कि लेटेस्ट 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी इसके पहले बहुत सारे संविधान संशोधन हो चुके हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की हम बात करें तो पहला संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन, 42 और 44, 42वां और 44वां संविधान संशोधन, इसकी महत्ता तो निर्विवाद है ना। 52वां संविधान संशोधन, 61st, 69th, 73rd, 74th, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो जीएसटी से जुड़ा हुआ था, और अभी मैंने 106 बताया महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो वैसे तो सारे के सारे संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब हम यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उन कोर एरियाज को आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से संविधान संशोधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छा, कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस बात की पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे सामने जो चीज़ होती है, जो हमें गाइड करती है, वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीलिम्स के या मेंस के हों, या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम के जो चेंजिंग पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को, पिछले 4-5 ईयर्स के क्वेश्चन को ठीक ढंग से ऑब्जॉर्व करने पे हमें क्रिस्टल क्लियर दिखने लगता है कि हमारी तैयारी किस दिशा में होनी चाहिए। तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के क्रम में एक बात तो अपने दिमाग में आपको फिक्स बिठा लेनी है कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को यूपीएससी के जीएस मॉड्यूल में पढ़ने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशलिस्ट होना नहीं है। हमें पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट और कोर एरियाज हैं, इनको जानते हुए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस को याद करते हुए, जो एनालिसिस और थॉट प्रोसेस और जो हमारा क्रिटिकल और एनालिटिकल आउटलुक है, इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने पे हमें जोर देना होगा। तो यही एग्ज़ाम की नीड भी है और डिमांड भी है। इसीलिए यूपीएससी एग्ज़ाम में पूरे के पूरे मॉड्यूल के एसेंस को जानना, और एसेंस को जानने और समझने के बाद कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के क्रिटिकल और एनालिटिकल स्टडी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और पीवाईक्यू थीम्स को पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद है कि आने वाली वीडियोज़ में
मैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इस पूरी की पूरी मॉड्यूल के साथ पूरा जस्टिस करूंगा और आपका ये मॉड्यूल, ये वीडियो सीरीज देखने के बाद इस पे आप एक्सीलेंट कमांड स्टैब्लिश कर पाएंगे। चलिए, तो हम भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात कर रहे थे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका एक स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है भारत के संविधान पे। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि नेहरू रिपोर्ट क्या था? एक तरह से हम इंडियंस भी हम अपने संविधान की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, इस दिशा में किया गया एक प्रयास था। इसके अलावा कराची सेशन हुआ, कराची प्रोपोजल्स, जिनको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, उद्देश्य प्रस्ताव, इन सब के महत्व को हम जानते हैं। तो देखो, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ऐसी तमाम घटनाएं हुई जिनका प्रभाव सीधा सीधा हमारे संविधान पे पड़ता है। तो ये भी भारतीय संविधान की विशेषताओं का ही एक पक्ष है कि विशेषताओं का मतलब ये भी है कि पहले राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधाराएं, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, औपनिवेशिक काल के दौरान बने हुए अधिनियम, इन सब का एक स्पष्ट और स्पष्ट प्रभाव हमारे संविधान पे दिखता है। अब भारत जो है, भारत में मैंने आपको पहले ही बताया कि विविधता, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। भारत एक बहु सांस्कृतिक देश है, अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है, डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, चाहे ये रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, सोशल कास्ट डाइवर्सिटी हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, धार्मिक विविधता, जातिगत विविधता, भाषाई विविधता, कई तरह की विविधताएं हैं। तो भारत इन सभी विविधताओं के लिए जाना जाता है और हमारा संविधान यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इन विविधताओं के होने के साथ ही इन सब विविधताओं को एकोमोडेट करके हम एक मल्टीकल्चरल स्टेट या नेशन के रूप में अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाए हुए हैं, इसके लिए भी प्रावधान करता है कि भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी है, इसको हम एकोमोडेट कर सकें। लोकतांत्रिक संस्थाएं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस या रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, प्रतिनिधित्मक संस्थाएं, एक तरह से औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान के कुछ वर्ष ऐसे रहे जिसमें हम अंग्रेजों से ट्रेनिंग ले रहे थे कि इंडिया में डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस को स्थापित हम कैसे कर सकते हैं। तो उन सब का एक अच्छा प्रभाव हमारे ऊपर रहा। तो अब इतनी सारी चीज़ों को एकोमोडेट करके हमें एक बुक में इनकॉर्पोरेट करना है, तो ज़्यादा बेटर होगा कि कहीं पे चीज़ें अनक्लियर ना हो, वेग ना हो, अस्पष्ट ना हो। तो इसके लिए अगर पूरे के पूरे संविधान को अगर हम रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में कर दें तो इस सभी तरह की अस्पष्टता या जो भी हम कह सकते हैं कि भ्रम पैदा करने वाली चीज़ों से हम दूर कर सकते हैं। तो बहुत विस्तृत तौर पे हमारे संविधान को लिखा गया। तो ये भी हमारे संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता है। हमारा संविधान जो है, मैंने पहली ही लाइन ये बोली थी कि किसी वैचारिक शून्यता की स्थिति में पैदा नहीं हुआ, बल्कि वैचारिक समृद्धि की स्थिति में पैदा हुआ। और जब हम वैचारिक समृद्धि की बात करते हैं तो आइडियोलॉजीज की बात करते हैं, विचारधाराओं की बात करते हैं, हम थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की बात करते हैं। यानी हमारा संविधान किसी एक विचारधारा का, किसी एक आइडियोलॉजी का प्रोडक्ट नहीं है। हमारा संविधान सिंथेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज, विचारधाराओं के समेकन की स्थिति को दर्शाता है। जैसे अगर हम उदारवाद या लिबरलिज्म को एक विचारधारा के रूप में मान लें, देखो ये जो तरह तरह की विचारधाराएं हैं, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, जितनी भी विचारधाराएं हैं, तो आपके टॉपिक में ही एस्से वाला एक पार्ट है और एस्से की प्लेलिस्ट में मैं वीडियोस अपलोड करूंगा जहां पे जितनी भी विचारधाराएं हैं उन सब पे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, जिससे कि एस्से लिखने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पे मैं बस रेफरेंस लेके काम चला रहा हूँ, जहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो मैं कर दूंगा। तो देखो, उदारवाद, मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप इन चीज़ों से परिचित होंगे। तो उदारवाद या लिबरलिज्म, इस विचारधारा का प्रभाव कहाँ दिखता है? जब हम इंडिविजुअल के राइट्स को सेफ बनाने की बात करते हैं, व्यक्ति के अधिकार को सुरक्षित करने की बात करते हैं। जैसे अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, मौलिक अधिकारों की बात करें, तो यह इंडिविजुअलिज्म, लिबरलिज्म, इसको प्रमोट करने वाली विचारधारा से जुड़ा हुआ मामला है। अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करें, विधि के शासन की बात करें, अगर हम न्यायिक समीक्षा की बात करें, तो ये सारी की सारी चीज़ें
उदारवाद विचारधारा से प्रेरित हैं। तो हमारे संविधान में ये है, तो मौलिक अधिकार भी है, विधि का शासन भी है, रूल ऑफ लॉ भी है, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की भी बात की जाती है। वहीं समाजवाद भी एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। तो जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो डीपीएसपी पे समाजवाद का इम्पैक्ट है। डीपीएसपी में आर्टिकल 38 कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की बात करता है। तो यहां पर कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट, यहां पर भी इम्पैक्ट है सोशलिज्म या समाजवाद का विचारधारा के रूप में। हमारे संविधान में सामाजिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित करने की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने की बात की गई है। तो इस पे भी किसका इम्पैक्ट, किसका प्रभाव दिखता है, तो समाजवाद का प्रभाव दिखता है एक विचारधारा के रूप में। गांधीयन विचारधारा का इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है, क्योंकि देखो गांधी ने क्या कहा था। गांधी ने जब लोकतंत्र को डिफाइन किया तो उन्होंने कहा ये एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो बॉटम्स अप स्ट्रेटजी पे बेस्ड हो, नीचे से ऊपर की तरह चलने वाली व्यवस्था हो, और सर्वोच्च इकाई पंचायत को बना दिया जाए। तो बहुत व्यवहारिक नहीं था आज़ादी के बाद तुरंत उस मॉडल को इनकॉर्पोरेट करना। कहा जाता है गांधी के विचार शानदार थे, लेकिन उसमें आदर्श ज़्यादा था। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रियलिटीज़ जो थी, है ना, तो हमने एक अच्छी व्यवस्था बनाई, लेकिन पंचायत आप और नगर पालिका 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट आप पढ़ोगे तो जानोगे कि हमने उसको भी कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया है। या फिर गांधी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे या पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो वो मोरालिटी इन पॉलिटिक्स की बात करेंगे, राजनीति में नैतिकता की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करेंगे, संवैधानिक नैतिकता की बात करेंगे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता की बात भीमराव अंबेडकर ने भी की थी। तो गांधी जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करेंगे, संवैधानिक नैतिकता की बात करेंगे, तो वहां पर कर्तव्य बोध पे इनका ज्यादा फोकस होगा। मैंने पहले की क्लासेस में भी आपको बताया है कि ड्यूटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी का कहना है कि ड्यूटीज या कर्तव्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गांधी का इम्पैक्ट भी हम देख सकते हैं, और अंबेडकर का इम्पैक्ट तो क्लियरली विजिबल है। अंबेडकर ने कहा देखो, जो कुछ भी हमें ड्राफ्ट करना है वो भारत की सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट करना है। यानी कि पॉलिटिकल फ्रीडम या डेमोक्रेसी के कुछ डायमेंशंस को इंश्योर कर देने से काम नहीं चलेगा। लोकतंत्र सफल तभी होगा जब यह सामाजिक लोकतंत्र के रूप में भी सफल हो, सोशल डेमोक्रेसी के रूप में भी सफल हो। और इसके लिए जरूरी था, जैसे जिस तरह की सामाजिक रूढ़ियां हमारे समाज में व्याप्त हो गई थी, या धर्म धीरे धीरे एक जटिल स्वरूप ग्रहण कर चुका था, आडंबर के साथ वो कहीं ना कहीं एक बहुसंख्यक समाज था उसको भेदभाव का शिकार बनाता चला आ रहा था। अंबेडकर को ये स्वीकार नहीं था। अंबेडकर ने खुद इन वास्तविकताओं को यथार्थ में भोगा था। तो अंबेडकर बात हमेशा करेंगे कि जो मेजोरिटेरियनिज्म है, बहुसंख्यकवाद जो है, इस पर या फिर अंकुश लगाया जाए। यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब मेजोरिटेरियनिज्म कहना भी नहीं ठीक होगा, मतलब मेजोरिटेरियनिज्म को कन्फाइन करने की वो बात करते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि जो एलिटिस्ट मेंटालिटी, फ्यूडल मेंटालिटी है ना, और धर्म का जो रूढ़िगत ढांचा है, सामंती स्वरूप है, इन सबको ब्रेक डाउन करने की जरूरत है। सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकतंत्र लाने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास तभी सुनिश्चित कर सकता है जब उस पर समाज क्या करे, है ना, जब समाज में रहते हुए वो अपने स्वतंत्रता को रियलाइज कर सके। देखो, समाज हमारी प्रगति में सहायक भी होता है, और यही समाज हमारे प्रगति में हमारे पैर में बेड़ियां भी पहनाता है, हमारी प्रगति में रोड़े भी बनता है। आगे मैं आपको बताऊंगा आगे की क्लासेस में। मेरे कहने का मतलब है कि अब आप संविधान की विशेषताओं में ये बात भी समझ गए कि संविधान एक वैचारिक समृद्धि की स्थिति में बना और अलग अलग विचारधाराओं का प्रभाव है। संविधान की विशेषताओं में एक बात जो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि भारत में जब संविधान बनता है तो यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता को हम क्या कहते हैं? सुप्रीमेसी। तो संविधान की सर्वोच्चता है। क्यों मैं कह रहा हूं? ये इसकी विशेषता है
ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र है, संप्रभुता, सॉवरेनिटी जनता में निहित है ना, तो सर्वोच्च कौन है? संसद सर्वोच्च है या संविधान सर्वोच्च है? ये बड़ा ही जटिल प्रश्न था। तो आप याद रखेंगे कि सर्वोच्च क्या है? संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है। मैं कैसे कह रहा हूं? तो देखो, अगर संसद कोई कानून बनाए और वो कानून संविधान के मूल ढांचे, जो बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो आप पढ़ोगे आगे चल के, उनका उल्लंघन करता हो या उनके साथ विरोध की स्थिति में हो, तो उतनी मात्रा में संसद द्वारा वह बनाया गया कानून क्या हो जाएगा, है ना, वो एक तरह से न्यायपालिका उसको निरस्त कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो बड़ी बात है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून, है ना, इसका क्या हो सकता है? जेआर हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। केशवानंद भारती केस आगे मैं बताऊंगा तो इसको और बेहतर से आप तरीके से समझ सकेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात है कि भारत में संविधान की विशेषता में ही सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि भारत में संविधान क्या है? सर्वोच्च है। अच्छा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को हमने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया, और संविधान में जो हमारा संविधान है ये मौलिक अधिकारों को, बहुत ही फंडामेंटल राइट्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बारे में, है ना, तो हम क्या पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स में कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब हमारे मतलब मौलिक अधिकार है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार है। तो ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही आते हैं। इसके बाद मौलिक अधिकारों के बाद, यानी मौलिक अधिकार का होना, ये बहुत बड़ी बात है, और मौलिक अधिकारों को इतना विशेष मानना, ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज डीपीएसपी है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जिस पर, तो देखो, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ना, एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, मार्गदर्शक सिद्धांत है। किसके लिए? स्टेट के लिए। यानी स्टेट को ये गाइड करता है कि आप जब नीतियां बनाओ, ठीक है, तो नीतियां बनाते हुए, ये डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में दिया हुआ है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आज की क्लास में तो केवल विशेषता देख रहे हैं। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल है, मार्गदर्शक सिद्धांत है। किसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है? राज्य के लिए। यानी राज्य जब नियम और कानून बनाएगा, है ना, तो वो इस बात का ध्यान रखेगा, है ना, किस बात का ध्यान रखेगा? वो इस बात का ध्यान रखेगा कि ये कानून, है ना, भारत में जो कह सकते हैं कि बहुसंख्यक समाज है ना, इसके हितों को सुनिश्चित करने वाला हो, या कमजोर वर्ग जो है इसके हितों को सुनिश्चित करने वाला हो। जैसे इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 38, जो कल्याणकारी राज्य की बात करता है। यानी राज्य संसद जब भी नियम कानून बनाएगी, राज्य विधानमंडल जब भी नियम कानून बनाएंगे, तो वेलफेयर स्टेट की दिशा में काम करेंगे। सीधा कहने का मतलब है, समाजवाद से प्रेरित विचार है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेट या पावर ऑथोरिटेरियन ना हो जाए, क्योंकि औपनिवेशिक समाज का हमारा बड़ा बुरा अनुभव था, तो हम ये भी डर था कि कहीं सरकार, सत्ता ऑथोरिटेरियन ना हो जाए। तो हिंदुस्तान में जो पावर है, शक्ति है, सत्ता है, पुलिस है, इसे हिंदुस्तान को पुलिस स्टेट भी बनने से रोकना था। तो कहीं ना कहीं हम किस चीज के लिए गाइड कर रहे हैं? वेलफेयर स्टेट बनो, इन सारी चीजों के लिए गाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आगे मैं केसेस आपको बताऊंगा जो हैं। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट जैसे एक डिबेट है कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी। आगे अगली क्लास में बताऊंगा कभी ये टॉपिक। तो आप याद रखिएगा कि ये माना गया, जो फाइनल स्टैंड है वो ये है कि एफआर और डीपीएसपी ये क्या है? कंप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मौलिक अधिकारों को और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के साथ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे सामंजस्यपूर्ण मतलब माना गया है, इसको एक दूसरे का पूरक माना गया और इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद संविधान की जो अगली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म
हालांकि इसको हम पंथ निरपेक्षता कहते हैं। देखो ये शब्द तो बाद में जोड़ा गया, लेकिन इसका जो भाव है या भावना है, यह संविधान की मूल भावना है। ये शब्द भले ही बाद में जुड़ा हो, लेकिन पंथ निरपेक्षता की मूल भावना जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, कहीं ना कहीं संविधान की ये जो मूल भावना पंथ निरपेक्षता संविधान बनने के साथ ही हमारे संविधान में विद्यमान थी। तो देखो, इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है और वेस्टर्न कंट्रीज का जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज का जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है, वेस्टर्न कंट्रीज लाइक अगर हम एग्जांपल लें यहाँ, तो जैसे हम ले लें फ्रांस ले लें, यूएस ले लें, ब्रिटेन ले लें, है ना। तो वेस्टर्न कंट्रीज का सेक्युलरिज्म का मॉडल और इंडिया का सेक्युलरिज्म का मॉडल दोनों अलग अलग है। जब हम वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो वहां ये कहा जाता है कि राज्य और धर्म दोनों के बीच स्ट्रिक्ट सेपरेशन होगा, कठोर अलगाव होगा। तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है? स्ट्रिक्ट सेपरेशन, कठोर अलगाव या विलगाव, कठोर विलगाव किसके बीच में? तो स्टेट और रिलीजन के बीच में कठोर विलगाव की स्थिति है। अच्छा, इस बात को आप कैसे समझेंगे कि कठोर विलगाव है या स्ट्रिक्ट सेपरेशन है? इसका मतलब यह है कि रिलीजन जो है, धर्म, ये पूरी तरह से प्राइवेट अफेयर है, निजी मामला है। यानी स्टेट का रिलीजन के साथ कोई डायलॉग नहीं होगा। रिलीजन पूरी तरह से क्या हो गया? एक प्राइवेट अफेयर हो गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने फ्रांस का लिखा, यूएस का लिखा, तो यहाँ पे रिलीजन पूरी तरह से क्या हो गया? प्राइवेट अफेयर हो गया, है ना। यानी कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वहां पर धार्मिक प्रतीक, चिन्ह, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, है ना। राज्य का धर्म के साथ कोई संवाद नहीं होगा, कोई डायलॉग नहीं हुआ। इसका सीधा मतलब यह है कि जो भी सरकारी संस्थान हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर किसी भी प्रकार के धार्मिक प्रतीक, जैसे फ्रांस है, इन पे क्या होगा? प्रतिबंध होगा। तो ये तो एक मॉडल हो गया। अब क्या है कि हमारे यहाँ कैसा मॉडल है? मैंने कहा भारत की सामाजिक संरचना बहुत अलग थी। अलग होने का मतलब कि दूसरे देशों की तुलना में भारत एक बहुधार्मिक, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक समाज है, और धर्म जीवन के लगभग हर क्षेत्र में उपस्थित है। धर्म को जीवन के किसी भी आयाम से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। जैसे हमारे यहाँ धर्म जो है ना, ये जैसे हम कहते हैं कि मानव धर्म, या हम कहें संविधान की नैतिकता का पालन करने वाला धर्म, तो धर्म को ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के साथ भी जोड़ के देखा जाता है ना। पुत्र धर्म, राष्ट्र धर्म, तमाम इस तरह की चीजें हैं। तो धर्म को ड्यूटी या ऑब्लिगेशन से भी जोड़ के देखा जाता है। तो देखो यहाँ पे धर्म के इस मॉडल को एक्सेप्ट करना किसी भी तरीके से संभव नहीं था, और यही रीजन था कि अगर हम सेक्युलरिज्म को हिंदी में धर्म निरपेक्षता लिख देते तो ये बात ही गलत हो जाती, क्योंकि धर्म निरपेक्षता भारत के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, भारत की परिस्थितियों में एक सही शब्द नहीं होता जिसको प्रयोग किया जाए, क्योंकि भारत में हम धर्म से निरपेक्ष रहने की कल्पना कर भी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में भारत में पंथ निरपेक्षता की बात की गई। बाद में ये शब्द जब जोड़ा गया तो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, और भारत ने जो सिद्धांत अपनाया वो धर्म का राजनीति से पूरी तरह से बिलगाव नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस या सिद्धांतिक दूरी का सिद्धांत अपनाया। तो इंडिया में जो मॉडल है वो है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस का मॉडल। प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस यानी कि राज्य और धर्म दोनों के बीच क्या है? प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। अब देखो क्या है प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब यह हो गया कि भारत में कोई एक धर्म तो है नहीं, कई सारे धर्म हैं। तो राज्य क्या करेगा? इन सभी धर्मों के साथ समान दूरी बना के रखेगा। प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब यह हो गया कि राज्य क्या करेगा? इन सभी धर्मों के साथ समान दूरी बना के रखेगा। अच्छा, ये दूरी भी ऐसी नहीं है जिसको आप न्यूट्रल वैक्यूम जैसी चीज कह दो, ऐसा नहीं है, है ना। ये दूरी भी कुछ नैतिक और सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित है।
नैतिक और सामाजिक सिद्धांतों पर डिफाइन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी आमतौर पे भारत में राज्य जो है किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगा, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये हुआ। तो देखो यहां पे क्या है, राज्य और धर्म दोनों के साथ पूर्ण विलगाव की स्थिति नहीं है, प्रिंसिपल डिस्टेंस है। इसका मतलब यह हो गया कि राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाकर रखेगा, है ना। और यहां समान दूरी को बना के रखने का मतलब न्यूट्रल वैक्यूम जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। यानी समाज, राज्य और धर्म पूरी तरह से अलग नहीं है। समान दूरी का मतलब है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ नैतिक और सामाजिक संदर्भों में राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। अब सवाल यह आता है कि किन नैतिक और सामाजिक संदर्भों के केस में राज्य धर्म से संबंधित मामलों में इंटरफेयर कर सकता है। तो पहला रीजन हो सकता है कि अगर सोशल रिफॉर्म्स को इनिशिएट करना हो, अगर किसी पार्टिकुलर विशेष धर्म के अंदर समाज सुधार यानी कुछ सामाजिक रूढ़ियां हो जो धार्मिक मामलों से जुड़ती हो, समाज सुधार को प्रेरित करना हो, आगे बढ़ाना हो, तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे अगर आप अनटचेबिलिटी या छुआछूत जो है की बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि हमारी ये धार्मिक मान्यताएं छुआछूत जैसी चीजों को सपोर्ट करती हैं, तो राज्य कहेगा ना बेटा, है ना, हम इस चीज को अलाउ नहीं करते हैं। भले ही छुआछूत या अस्पृश्यता ये आपकी धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ मामला है और आपकी धार्मिक भावना इस विचार को सपोर्ट करती है, लेकिन राज्य कहेगा नहीं, आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट, है ना, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो देखो आप किसी भी ऐसे दावे के आधार पर किसी भी सामाजिक बुराई को धर्म भारत में वैधता प्रदान नहीं कर सकता। अगर धर्म किसी सामाजिक बुराई को वैधता प्रदान कर रहा है तो राज्य ऐसे मामलों में क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा। जैसे एक समय था जब सती प्रथा, जो कस्टम ऑफ सती है, इसको लोग वैध मानते थे। राज्य ने कहा ना, हम सती प्रथा को वैध नहीं ठहरा सकते, ठीक है, क्योंकि यह एक तरह से क्या है, जो स्त्री है उसकी मानव गरिमा के विरुद्ध है, शोषणकारी है, तो हस्तक्षेप किया। अच्छा देखो, मंदिरों में, टेम्पल्स में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध, अगर ये भी आपके धार्मिक जो मामलों से जुड़ा हुआ कुछ है तो राज्य यहां भी हस्तक्षेप करेगा। यानी कि राज्य, प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, अब आप समझ पा रहे हो कि भारत में राज्य और धर्म दोनों में यही सिद्धांत है, प्रिंसिपल डिस्टेंस। स्टेट आमतौर पे किसी विशेष धर्म को तरजीह नहीं देगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी किसी पार्टिकुलर रिलीजन में सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार लाने की, तो ऐसी कंडीशन में स्टेट या राज्य यहां इंटरफेयर कर सकता है। दूसरी चीज मैंने कहा कि मामला भले ही धर्म से जुड़ा हुआ हो, लेकिन अगर यहां पे इक्वलिटी और जस्टिस, समानता और न्याय को सुनिश्चित करने की बात आ जाए और यहां पे किसी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करना पड़े, तो राज्य उस धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करेगा। ये भी एक क्या हो गई, कंडीशन, है ना। तो ये है प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब। अच्छा मान लो कि माइनॉरिटीज हैं और माइनॉरिटीज अपने विशेष धर्म या धार्मिक शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई संस्थान चलाना चाहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी कह रहा है नहीं, हम तुमको ये संस्थान नहीं चलाने देंगे। राज्य कहेगा नहीं, जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज, इनको भी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका मतलब माइनॉरिटीज अगर अपनी पसंद का, अल्पसंख्यक अपनी पसंद का कोई शिक्षण संस्थान चलाना चाहते हैं तो वो चला सकते हैं, बहुसंख्यक ऐसा करने से रोक नहीं सकता, और राज्य ऐसे धार्मिक शिक्षा संस्थानों को मान्यता भी देगा। यानी भारत में राज्य और धर्म दोनों की स्थिति बिल्कुल विशेष प्रकार की है। राज्य का धर्म से पूरी तरह से विलगाव नहीं है। राज्य सभी धर्मों से क्या करेगा, एक प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी करेगा। अगर सोशल रिफॉर्म्स इनिशिएट करने के लिए हस्तक्षेप करना है, राज्य हस्तक्षेप करेगा। अगर समानता और न्याय जैसे आदर्शों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करना है तो राज्य हस्तक्षेप करेगा। अगर
अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा या धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो राज्य हस्तक्षेप करेगा। यानी स्टेट प्रिंसिपल डिस्टेंस, समान दूरी के सिद्धांत को बनाए रखते हुए भारत में इंडिविजुअल्स की धार्मिक स्वतंत्रता का रक्षक और कस्टडियन भी है। तो है ना, बड़ा ही विशेष संबंध है। तो ये भी क्या हो गई, हमारे संविधान की एक विशेषता हो गई। और इसी तरह से तो हम अपनी डाइवर्सिटी को एक एसेट के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे संविधान में आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आ जाओ, वहां पे क्या है, धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, है ना, कर द्वारा, टैक्स द्वारा किसी विशिष्ट धर्म का राज्य पोषण नहीं करेगा, ये बात कहा गया है कि नहीं। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, उसमें हमने एक नया शब्द जोड़ा अपने संविधान में। वो शब्द क्या था, पंथ निरपेक्षता। और भी शब्द जोड़े थे, है ना, तो पंथ निरपेक्षता एक शब्द जोड़ा। तो अब कोई ये पूछे कि क्या 1976 से पहले पंथ निरपेक्षता भारत में नहीं था, आप कहोगे था। वो तो संविधान की मूल भावना है। संविधान जब बना 1949 में, व्यवहारिक रूप से ये जो धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता है, व्यवहारिक रूप से हमारे संविधान में तभी थी, लेकिन ये शब्द बाद में जोड़ा गया। तो ये मुद्दा है। तो आप बात समझ गए कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में धर्मनिरपेक्षता जो है, उसका मतलब है धर्म और राजनीति, राज्य दोनों का स्ट्रिक्ट सेपरेशन, पूरी तरह से अलगाव। उन देशों में क्या है, धर्म कंप्लीटली प्राइवेट अफेयर है, निजी मामला है, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है ना। राज्य का जो अप्रोच होता है वो यूनिफॉर्म होता है सभी रिलीजन के लिए। इंडिया में बिल्कुल अलग सिचुएशन है। इंडिया में वो कंप्लीट सेपरेशन, स्ट्रिक्ट सेपरेशन की जगह प्रिंसिपल डिस्टेंस। यहां पर धर्म निजी मामला है नहीं, धर्म सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है, सोशियो कल्चरल लाइफ का ही एक हिस्सा है। तो सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं में सुधार के लिए अगर राज्य को हस्तक्षेप करना पड़े तो राज्य क्या करेगा, चयनात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। वहां यहां पर अप्रोच कैसा, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक अप्रोच है, जो मैंने आपको समझा दिया। तो आप धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझ गए। इसके बाद जब भारतीय संविधान बना तो संविधान में बड़ा मुद्दा उठा, ये बहुत वाद विवाद का केंद्र है। एक टॉपिक अलग से मैंने रिकॉर्ड किया है, संविधान सभा की बहसें, वहां पे ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मुद्दा ये रहा कि भारत में जो व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, संघीय व्यवस्था। 1935 का भी एक्ट यही कहता था। इस मॉडल को हमने अपनाया, लेकिन संघीय व्यवस्था में भी हमने किस चीज की बात करी, मजबूत केंद्र की बात की, पावरफुल सेंटर की बात की। यानी संघीय व्यवस्था के होते हुए हमने एकात्मक झुकाव की बात की। संघीय व्यवस्था के क्या पैरामीटर्स हैं, जैसे सेंटर हो गया, है ना, और यूनिट्स हो गई, प्रोविंसेस हो गई। तो आप देखोगे कि हमारे संविधान में सूची प्रणाली की बात की गई है, लिस्ट सिस्टम की बात की गई है। और जब इस सूची प्रणाली की बात की जाती है तो सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट की बात की जाती है ना, कि राज्य का अधिकार क्षेत्र किन विषयों पे है, केंद्र का अधिकार क्षेत्र किन विषयों पर है ना, कंकरेंट किन विषयों पे, है ना। तो ये सारी चीजें इन डिटेल्स बताई गई हैं। और ये क्या है, हमारा संविधान ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे एक एक बात, एक एक प्रक्रिया क्या की गई है, बहुत ही विस्तार से लिखी गई है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना, सूची प्रणाली का होना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या लिखित संविधान का होना, इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना, ये सब क्या है, संघीय व्यवस्था के ही लक्षण है। लेकिन साथ ही साथ हमारे संविधान में इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं, आपातकालीन प्रावधान भी हैं। आपातकालीन प्रावधानों का उपयोग कौन करता है, केंद्र करता है। तो आप देखोगे कि राज्य में सेंटर जो है ना, हर राज्य में राज्यपाल की स्थिति जो है, गवर्नर्स का रोल जो है, भूमिका है, ये भी इशारा करता है मजबूत केंद्र की तरफ, है ना। सिटीजनशिप हमारे यहाँ कैसी है, तो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, ये भी इशारा करता है एक मजबूत केंद्र की तरफ। यानी संघीय व्यवस्था में एकात्मक झुकाव है। इसके लिए एक शब्द यूज किया गया, है ना, माना गया कि भारतीय संविधान कैसा है, क्वासी फेडरल है ना, पूरी तरह से फेडरल ना होकर क्या है, अर्ध संघीय है, क्वासी फेडरल है। तो ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था के साथ हम मजबूत केंद्र या एकात्मक झुकाव की बात करते हैं, तो ये मतलब इससे एक मेंस में पीवाईक्यू आ चुका है, दिस इज अ पीवाईक्यू थीम। तो ये भी आपको पीवाईक्यू थीम में मैं अलग से डिस्कस करूंगा, हालांकि ये संविधान की एक विशेषता है। इसी तरह से भारत में एक
इंडिपेंडेंट जुडिशरी, या कह सकते हो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष, स्वतंत्र, निष्पक्ष और सक्रिय न्यायपालिका का होना, न्यायपालिका का होना, यह भी एक संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, और यहाँ पे जुडिशरी को क्या होना चाहिए, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट और सक्रिय होना चाहिए। तो भारत में यह व्यवस्था है ना। यानी कि भारत में जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका आमतौर पे क्या होती है कि कोई डिस्प्यूट है, लोगों के अधिकार खतरे में है, सुरक्षित रखने की बात है, तो उनसे जुड़े हुए सभी तरह के विवाद का निपटान करती है। लेकिन भारत में न्यायपालिका का रोल सिर्फ विवाद निपटान संस्था के रूप में नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर है। यानी कि भारत में न्यायपालिका क्या है, संविधान की रक्षक भी है, संविधान की रक्षक भी है। यानी कि संविधान में कोई भी संशोधन अगर संविधान की मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर्स को वायलेट करता है तो न्यायपालिका क्या कर सकती है ना, न्यायपालिका आदेश दे सकती है कि वैसा संविधान संशोधन वैध नहीं है। यानी संसद संविधान में बदलाव ला सकती है, कुछ परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन किसी भी कीमत पे इसकी मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। तो ये इसका क्या है, संविधान का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। और इस सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, इस बात को कौन इंश्योर करता है, तो इसे जुडिशरी इंश्योर करती है। तो ये भी एक संविधान की विशेषता है कि हमारे यहाँ स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में संविधान संशोधन है ना, यानी हमारा संविधान स्टैटिक नहीं है, इसमें क्या संभव है, संशोधन भी संभव है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारतीय संविधान स्टैटिक नहीं है, संशोधन संभव है। इसका मतलब भारतीय संविधान का फीचर है कि यह क्या कर सकता है, निरंतरता के साथ साथ परिवर्तन के तत्वों को भी अपने आप में एकोमोडेट करता है। तो यह संविधान संशोधन की बात करता है। यानी कि भारत का संविधान न तो बहुत ही ज्यादा कठोर है और न ही बहुत ज्यादा लचीला है, नहीं बहुत ज्यादा रिजिड है और नहीं बहुत ज्यादा कठोर है ना। यानी कि दोनों का मिश्रण है। यानी भारत में संशोधन है ना, साधारण बहुमत से भी होता है, सिंपल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत से भी होता है, स्पेशल मेजॉरिटी, और साथ ही साथ आप विशेष बहुमत प्लस आधा या आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, 50%, मतलब आधा से अधिक राज्यों का समर्थन, स्टेट्स का रेटिफिकेशन। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या दिखलाती है, साधारण बहुमत से समर्थन, साधारण बहुमत से संशोधन, सिंपल है ना, फ्लेक्सिबल, लचीला है ना। ये विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का जो समर्थन है, अनुसमर्थन है। तो ये सब दिखलाता है कि भारतीय संविधान को एक रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों ही स्ट्रक्चर के रूप में डिजाइन किया गया है। और जो भारतीय संविधान की अगली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि भारतीय संविधान जो है वो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है ना, आरक्षण की बात करता है। या आप सीधे कह सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। दोनों मिला दो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ लिविंग डॉक्यूमेंट भी है। भारत का संविधान एक परिवर्तनकारी दस्तावेज है, एक जीवंत दस्तावेज है, एक परिवर्तनकारी दस्तावेज, ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ लिविंग डॉक्यूमेंट भी है। तो इस बात को कैसे समझें, ये भी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जब हम ये कहते हैं कि भारत का संविधान एक ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट या परिवर्तनकारी दस्तावेज, इसका मतलब है कि भारत का संविधान सामाजिक क्रांति, सोशल रिवॉल्यूशन को पूरा करने का भी एक माध्यम है। सामाजिक क्रांति को पूरा करने का माध्यम क्या है कि जैसे देखो, भारत देश जब आजाद हुआ तो देश के आजाद होते ही हमारे पास संविधान था, लेकिन उस संविधान और संविधान में लिखे हुए जो प्रावधान थे उसके आधार पर हमें भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना था। जैसे भारत के संविधान में बात की जाएगी इक्वलिटी की, समानता के अधिकार की,
लेकिन केवल और केवल फॉर्मल इक्वलिटी को इंश्योर कर देने से हमारे यहाँ काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ हमें सब्सटेंटिव इक्वलिटी को भी पूरा करने पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अब भारत का संविधान एक ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है, ये बात आप कैसे समझोगे मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि ये भी पीवाईक्यू थीम है, इस पे भी हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में संविधान के जो फीचर्स हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को सेलेक्ट करके क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में डिजाइन किए गए हैं, तो उनमें डिटेल्ड डिस्कशन की जरूरत है। तो अगर इस लेक्चर में हर डायमेंशन को मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा तो 6-7 घंटे की क्लास हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे हम 1-1.5 घंटे की क्लास रखेंगे, फिर अलग अलग फीचर्स को आपके साथ अलग से डिस्कस करेंगे। तो देखो, मैंने क्या कहा कि जैसे केवल कानून के समास, जैसे हमने कहा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब क्या हो गया? कानून के समक्ष समानता। इस बात को एकदम ध्यान से समझना है। आपने कई बार इस शब्द को सुना होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, है ना? तो देखो, क्या कानून के समक्ष समानता की जब हम बात करते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और एक और शब्द आप यूज करते हो, वो क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। इस बात को समझो आप, है ना? इसके दो मतलब हैं। पहला है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, और समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, और असमान परिस्थितियों में असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। तो जब आप ये दोनों चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हो तब आप कहते हो कि हम सब्सटेंटिव इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। अभी भी अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही है तो आप यूं समझिए कि देखिए, समाज में जितने भी लोग रहते हैं, या भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत का संविधान बना, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी लोगों की स्थिति एक जैसी थी, है ना? यानी कि अलग अलग प्रकार की असमानताएं मौजूद हैं हमारे समाज में। ऐतिहासिक रूप से सामाजिक आर्थिक समानताएं अलग अलग तरह की मौजूद हैं। जैसे समाज में कोई समृद्ध वर्ग है, कोई वंचित वर्ग है ना? कोई इस बात के लिए जूझ रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, कोई इसलिए लड़ाई लड़ रहा है कि आज शाम के भोजन का जुगाड़ हो जाए। तो आप देख रहे हो असमानता का लेवल ये है। कोई इसलिए परेशान है कि भाई मेरे पास 20 लाख की कार है, मुझे 2.5 करोड़ की गाड़ी लेनी है, डिफेंडर का टॉप मॉडल लेना है। कोई इसलिए परेशान है कि ठंड में मुझे अपने बच्चे के लिए एक गर्म कपड़े दिला देने हैं। तो देखो, परिस्थितियां समाज में सबके लिए एक समान नहीं है, और जब किसी देश में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में इतना ज्यादा अंतर हो, ऐसी कंडीशन में सबके साथ समान व्यवहार की बात हम नहीं मान सकते। तो जब हम फॉर्मल इक्वलिटी की बात करते हैं, औपचारिक समानता की, तो औपचारिक समानता या फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब हो गया कि कानून सबके लिए समान है ना? दो शब्दों की मैंने बात की, एक बात की फॉर्मल इक्वलिटी, दूसरा कहा सब्सटेंटिव इक्वलिटी। तो जब हम फॉर्मल इक्वलिटी की बात करते हैं, इसका मतलब हुआ कानून सबके लिए समान है, कानून सबके लिए समान है। अगर इस सिद्धांत का हम पालन करेंगे ना, कानून सबके लिए समान है, तो हम सामाजिक आर्थिक न्याय के सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। कानून सबके लिए समान है, ये बात ठीक है, लेकिन इसको आउटकम्स के साथ जोड़ के देखना होगा। आउटकम्स के साथ जब हम जोड़ के देखते हैं, यानी कानून सबके लिए समान होने के बावजूद जो परिणाम है वो सबके लिए न्याय संगत है कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करना सब्सटेंटिव इक्वलिटी है। कानून सबके लिए समान है, लेकिन आउटकम्स में कानून के सबके लिए समान होने के बावजूद इसका परिणाम कैसा आता है, इस बात पे नजर रखना, है ना? यहां पे क्या है, फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब ये हो गया कि जो कानून है वो न्यूट्रल ट्रीटमेंट करेगा। न्यूट्रल ट्रीटमेंट, है ना? कानून अंधा है, न्यूट्रल ट्रीटमेंट सबके साथ, है ना? यहां पे क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट
स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो जब कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो गया तो इसको हम कहेंगे सब्सटेंटिव इक्वलिटी की बात सोचना। फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब हो गया वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ये क्या हो गया फॉर्मल इक्वलिटी। यहां पे क्या आपने किया, नीड बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जिसको आप एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हो, है ना। नीड बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव सकारात्मक विभेद जिसको कहते हैं वो हो जाएगा सब्सटेंटिव इक्वलिटी। यानी यहां पे आप बात केवल और केवल समानता की करते हो, इक्वलिटी की बात करते हो, बट सब्सटेंटिव इक्वलिटी में आप इक्वलिटी के साथ साथ जस्टिस की भी बात करते हो, जैसे आरक्षण, जैसे महिलाओं के लिए दिया जाने वाला आरक्षण, ये क्या है सब्सटेंटिव इक्वलिटी को मतलब सपोर्ट करता है। तो हमारे संविधान में आप देखिए, है ना, आरक्षण के लिए भी दिशा निर्देश है। तो आरक्षण कैसा भेद है, सकारात्मक विभेद है, हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है ना। सकारात्मक विभेद यानी सब्सटेंटिव जस्टिस इक्वलिटी, इसको पूरा करने का माध्यम है। और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 13 में एक आर्टिकल है आर्टिकल 14, है ना। आर्टिकल 14 किस चीज की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता। तो ये जो आर्टिकल 14 है जो कानून के समक्ष समानता की बात कर रहा है, बेसिकली यह सब्सटेंटिव इक्वलिटी की बात कर रहा है। और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आप कह सकते हो कि फाउंडेशन स्टोन या कॉर्नर स्टोन है। जब इक्वलिटी बिफोर लॉ की हम बात करते हैं तो हम सब्सटेंटिव इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी के साथ साथ उसके आउटकम्स को जोड़ के देखते हैं, इक्वलिटी प्लस जस्टिस दोनों को जोड़ के देखते हैं। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम आर्टिकल 15(3), 15(4), 15(5) की बात करते हैं, यहां पे सकारात्मक विभेद की बात करते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, SC, ST, OBC, महिला या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जो हैं इनके लिए आरक्षण का भेदभाव करते हैं। तो क्या ये भेदभाव है? नहीं, ये सकारात्मक भेद है। यानी कि हम उन कॉन्टेक्स्ट को देख रहे हैं कि समाज में सामाजिक जीवन सबके लिए एक जैसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग परिस्थितियां विद्यमान है। तो जरूरी है कि इक्वलिटी प्लस जस्टिस, इसके सपना को साकार करने के लिए हमें यह व्यवस्था करनी पड़ेगी। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 4A, 16 4B क्या करता है, रोजगार में आरक्षण की बात करता है ना। तो ये सारी चीजें इस तरह से आपको देखने की जरूरत है, ये भी संविधान की एक विशेषता है। तो ये भी आप समझ गए। और आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, डीपीएसपी के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, कि ये भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करने का एक माध्यम है। और राज्य को स्पष्ट निर्देश है कि राज्य क्या करेगा, समाज में जो असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज हैं, इनको कम करने के लिए नीतियां बनाएगा। यानी समाज में असमानताएं कम हो। असमानताओं को कम करने का मतलब ही हो गया कि राज्य क्या करेगा, ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे कमजोर वर्गों का संरक्षण हो सके। तो इस तरह की व्यवस्था है, आप समझ गए। तो भारत के संविधान में ये तमाम जो आपको दिखता है, प्रावधान दिखते हैं, वो इसीलिए। तो देखो, यही विशेषताएं भारत के संविधान को क्या बनाती हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव बनाती हैं। तो हमारा संविधान ट्रांसफॉर्मेटिव भी है, ठीक है, ये एक मुद्दा हो गया। तो भारतीय संविधान की विशेषता आप समझ गए, लिखित दस्तावेज है, ये समझ गए, भारत के संविधान का जो दर्शन है उस पर अलग अलग विचारधाराओं का प्रभाव है, ये भी समझ गए। भारत का संविधान निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों को एकोमोडेट करता है, ये भी समझ गए। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जैसी अवधारणाएं हैं, सब्सटेंसिव इक्वलिटी की बात करता है। भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता की कैसी बात की गई है। तो तमाम ऐसी चीजें भारत के संविधान की विशेषताओं को ही बताती हैं। तो भारत के संविधान का जो मतलब पहले दूसरा लेक्चर तो स्ट्रेटजी, लेक्चर 3 से जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, हर जगह आप संविधान की कुछ ना कुछ विशेषता ही पढ़ रहे हो। आगे जब मैं पीवाईक्यू थीम्स बताऊंगा आपको, तो वो सारे पीवाईक्यू थीम्स में से अधिकतर तो संविधान की विशेषताओं के डायमेंशन से ही बनाया गया, वहां भी आप संविधान की विशेषताओं को पढ़ोगे। आगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में सारे आर्टिकल्स को
उनके डिटेल्स को, डिस्क्रिप्शन को, राज्य को, केंद्र को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम चीज़ें आएंगी। तो आपका ये जो टॉपिक है संविधान की विशेषताएं, ये डायनेमिक टॉपिक है। डायनेमिक का मतलब आज जो मैंने डिस्कस किया वो एक आउटलाइन आपको बताया कि जब हम संविधान की विशेषता की बात करते हैं तो हमारा संविधान विशेष क्यों है, इसमें ऐसा क्या खास है, दूसरे देशों से अलग क्यों है। ठीक है, तो एक आपको जनरल आइडिया हो जाए। तो मुझे लग रहा है आप 150 वर्ड्स इजीली लिख सकते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं पे। लेकिन ये लेक्चर आखिरी लेक्चर नहीं है संविधान की विशेषताओं में। इसके बाद PYQ थीम्स के लगभग 9 to 10 वीडियोस में अपलोड करूंगा। उन सब में आप भारत के संविधान की विशेषताओं को समझोगे। अलग से भारत का संविधान परिवर्तनकारी, ट्रांसफॉर्मेटिव है, लिविंग डॉक्यूमेंट है ना, व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था में एकात्मक झुकाव, मतलब ये सारी चीजें, क्वासी फेडरल, हर सारे टॉपिक्स में मैंने वीडियो बनाया। तो जब आप सारे वीडियोस को देखोगे तो धीरे धीरे आप भारतीय संविधान की विशेषताओं को और भी गहनता से, गहराई से समझ पाओगे। और मैं बार बार कहता हूं, देखो, आंसर राइटिंग, आप गलत रेस में दौड़ रहे हो। तमाम आपके आसपास ऐसे बच्चे होंगे जो पिछले 3-4-5 साल से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आप, मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, जब आप उनसे पूछेंगे तो वो लिखेंगे आंसर लिखने में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। और पूछोगे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पा रहा है? देखो, बीमारी को सही तरीके से समझना, जो डॉक्टर बीमारी को डायग्नोज सही करता है वो अच्छा डॉक्टर है आपके लिए। तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम एक बुक लेते हैं, उस बुक को कई दफे पढ़ते हैं तो फैक्ट्स वगैरह तो हमें याद हो जाते हैं, नो डाउट। लेकिन जब तक हम टॉपिक्स पे खुल के बात नहीं करेंगे, चाहे वो डिस्कशन हमारे दोस्तों के साथ हो, टीचर्स के साथ हो, एक पीयर्स ग्रुप में हो, तब तक आइडियाज़ के लेवल पे हम समृद्ध नहीं हो पाएंगे। कोचिंग करना, क्लास पैसे दे के एडमिशन ले लेना, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। हमें खुल के बात करना सीखना होगा। आप देखोगे कि जैसे जैसे आप इन वीडियो लेक्चर्स को सुनते चले जाओगे और जब पूरा एक चैप्टर फिनिश हो जाए, उसके PYQs हो जाए, फिर आप रुकना, 2-4 दिन सोचना और फिर आप कोई आंसर लिखने की कोशिश करना। आप आसानी से आंसर लिख पाओगे क्योंकि आप आइडियाज़ के लेवल पे समृद्ध हो चुके रहोगे। इसीलिए वैचारिक समृद्धि बड़ी ज़रूरी है। क्लासरूम फॉर्मेट्स में शेड्यूल बहुत ही टाइट होता है, किसी भी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को टोटालिटी के साथ 30-40 लेक्चर्स में वो फिनिश करते। तो इसलिए मैंने ये तरीका चुना है कि मैं आपके साथ YouTube वीडियोस बनाऊंगा, एक एक वीडियो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, और फिर जब आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाए तो उसके बाद आपको लगने लगे हाँ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो फिर पूरी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में 40 आवर्स में इसका भी क्रक्स बना के आपको दूंगा, लेकिन वो पेड लेक्चर होगा, है ना। तो फिलहाल तो ज़रूरी है कि हम फाउंडेशंस पे अपनी पकड़ बनाएं। तो मुझे लगता है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, एपिसोड नंबर 10 में।